छाया और उत्सव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। छाया को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है और उत्सव को नई चीजें जानने की खूब उत्सुकता है। एक बार दोनों छाया के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन उत्सव का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर पड़ती है। तुम शीशे में क्या देख रहे हो उत्सव? छाया, मैं यह सोच रहा हूँ हमें शीशों में अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है अपनी छवि कैसे दिख जाती है। ऐसा कांच के गिलास में देखने पर तो नहीं होता। अच्छा सवाल है। मुझे इतना पता है कि इसका संबंध प्रकाश से है। चलो आंगन में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। उत्सव, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि बाहर हमें ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर सूरज की रोशनी कमरे के बल्ब से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक, हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। जब रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। छाया, मैं समझा नहीं। रोशनी टकरा कर आती है, लेकिन पानी में से तो रोशनी आर पार चली जाती है और हम उसके अंदर भी देख सकते हैं। हमें कांच का गिलास भी दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आर पार भी दिखता है। एक मिनट रुको। छाया अंदर से एक कांच के गिलास में पानी और 1 रुपए के 2 सिक्के लेकर आती है। उत्सव, ध्यान से देखो। छाया एक सिक्का पानी से भरे गिलास में डाल देती है और गिलास को एक हाथ में उठा लेती है और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का। उत्सव, तुम कौन सा सिक्का साफ देख सकते हो, गिलास में या हथेली पर? जो सिक्का तुम्हारे हाथ में है। छाया मुट्ठी बंद कर लेती है। और अब कैसे दिखेगा? तुमने मुट्ठी बंद जो कर ली। और अब गिलास दिख रहा है। तुम्हें कैसी बात कर रही हो? जब तुमने हाथों से गिलास ढक लिया है तो कुछ कैसे दिखेगा? उत्सव, कुछ वस्तुएं पारदर्शी, जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और कुछ अपारदर्शी, जिन्हें हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि पानी, साफ शीशा और कई प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जैसे पानी की बोतलें। हम उनके अंदर देख सकते हैं। प्रकाश उनके अंदर से जाकर जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। इनसे प्रकाश टकराकर या तो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है या वापस लौट जाता है। छाया, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। अच्छा देखो उन पेड़ों को, क्या तुम्हें उनकी छाया दिखाई दे रही है? छाया तो तुम हो, लेकिन हाँ, मुझे दिख रही है पेड़ों की छाया। हाँ, मेरे नाम का मतलब यही तो है, किसी वस्तु की परछाई। उत्सव, तुम अगर ध्यान से देखो, कांच के गिलास की परछाई कितनी हल्की है। पानी की परछाई तो लगभग दिख ही नहीं रही, जबकि पेड़ों की परछाई कितनी गहरी है। परछाई या छाया तब बनती है जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश के रास्ते में पेड़ है, वहाँ वहाँ तुम्हें परछाई दिखाई देगी। ऐसे वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते। छाया, मुझे कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आई। जैसे आम शीशे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखती है? उत्सव, ये सवाल थोड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा चलो हम अपनी विज्ञान की पुस्तक की मदद लेते हैं। छाया अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। हाँ, मैं यही चीज तो भूल गई थी। उत्सव, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं अपरभासी भी होती है। इनमें से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा पाता, किंतु कुछ हद तक जा पाता है। जैसे
हल्का कागज, हल्का कपड़ा आदि। अच्छा, समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। देखो, पहले बल्ब का प्रकाश तुमसे टकराता है, फिर परावर्तित होकर शीशे से टकराता है और उसके पीछे के चिकने पदार्थ से पुनः परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाता है और हम खुद को देख पाते हैं। इसी तरह कमरे की हर वस्तु जो शीशे के सामने है, उसका बिंब हम शीशे में देख सकते हैं। वस्तुओं से प्रकाश टकराकर जब वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन। इसे समझने के लिए ही हमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी के बारे में जानना जरूरी था। हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। सबसे कम परावर्तन पारदर्शी वस्तुएं करती हैं और सबसे अधिक चमकीले अपारदर्शी। इनके बीच में पारभासी वस्तुएं आती है, जो वस्तुएं उन पर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। उनमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब ये कि शीशों में से प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे के पदार्थ से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक चमकीले पदार्थ का लेप किया गया है, जो उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छाया, मैं समझ गया। शायद इसी तरह हम कई सारी चिकनी वस्तुओं में अपनी तस्वीर देख पाते हैं, जैसे चिकनी कटोरियाँ और चम्मच। हाँ बिल्कुल, चिकनी वस्तुएं ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ गया। अब तो जितना मुझे समझ आया था सब बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि चम्मच में हमारी तस्वीर छोटी क्यों दिखती है? उत्सव, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम दोनों टीचर से इसके बारे में जानेंगे। चलो, तब तक हम किताबों में ही तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं। बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद, खासकर जब घर में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हों। आज सुनैना का छोटा भाई सोहन, जो सुनैना से 2 साल छोटा है, पिताजी और माँ घर पर ही थे। पिताजी उनके मनपसंद आलू प्याज के पकौड़े बना रहे थे। सुनैना के मुंह में तो पानी आ रहा था। इतने में सोहन दीदी दीदी चिल्लाता हुआ आया और सुनैना को खींचकर खिड़की के पास ले गया। दीदी, देखो, आसमान में बिजली कड़क रही है। लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। इतने में घर की बिजली कट गई। अरे भाई, कोई जरा टॉर्च लेकर रसोई घर में आओ और मेरी मदद करो। पिताजी की आवाज सुनते ही सोहन और सुनैना ध्यान से रसोई घर की तरफ गए। माँ टॉर्च जलाने लगी, पर टॉर्च जली नहीं। माँ, जरा मुझे दिखाओ। सुनैना ने बाहर की रोशनी में जाकर टॉर्च को अच्छे से देखा। इसका बल्ब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बैटरी खोल कर देखती हूँ। सुनैना ने जैसे ही दोनों सेल निकाले तो देखा कि उनमें से एक सही तरीके से नहीं लगा हुआ था। अरे, यह सेल तो उल्टा लगा हुआ है। अब ठीक से लगा के देखते हैं। सोहन यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही सुनैना ने सेल ठीक करके लगाए, टॉर्च जल गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो इसे चालू कर दिया। हाँ पिताजी, इसके सेल गलत दिशा में लगे थे। मैंने उन्हें ठीक से लगा दिया। हमने कल ही कक्षा में ये परीक्षण किया था। अच्छा, चलो तुम अब अंदर बैठो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता हूँ। दीदी, मुझे भी बताओ ना कि आपने टॉर्च कैसे चालू की? सोहन, टॉर्च एक ऐसा यंत्र है जिसे विद्युत सेल की मदद से चालू किया जाता है। जरा इस टॉर्च को ध्यान से देखो। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। यह कमरे में लगे बड़े बल्ब जैसा है।
लेकिन बड़ा बल्ब तो बिजली से चलता है। सही कहा सोहन। उस बल्ब में बिजली तारों के द्वारा आती है। ये तार जमीन या दीवारों के अंदर या बाहर होते हैं। इस टॉर्च में बिजली विद्युत सेल के द्वारा आती है। इसके अंदर जो विद्युत सेल है वो बिजली का उत्पादन करते हैं। हम कल विद्यालय में इसके बारे में और जानेंगे। फिर मैं घर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। पक्का दीदी? हाँ हाँ पक्का। इतने में पिताजी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आते हैं और सभी खूब चाव से पकौड़े खाते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय सुनैना के मन में बहुत से सवाल आए। बिजली की तारों में तो करंट आता है, पर ये करंट आता कहाँ से है? घर में इतनी सारी चीजें हैं जो बिजली से चलती है, वह सब किस प्रकार चलती हैं? कक्षा में जब सीमा दीदी आईं, तो यही सब सवाल सुनैना ने उनसे पूछे। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं सुनैना। अच्छा हुआ तुमने यह सवाल पूछे। चलो बच्चों, आज कुछ दिलचस्प करते हैं। सीमा दीदी ने सभी बच्चों के 5 समूह बनाए और हर एक समूह को एक बल्ब, कुछ बिजली के तार, प्लास्टिक रबर और एक विद्युत सेल यानी बैटरी दी। सभी समूहों के पास एक बल्ब, बैटरी तथा बिजली के तार हैं। सबसे पहले आप बल्ब का अच्छे से निरीक्षण करें और बताएं कि आपने क्या-क्या देखा। बल्ब कांच का बना है और बल्ब के अंदर छोटी छोटी तारें हैं। उन तारों को तंतु कहते हैं। जब हम प्रयोग द्वारा बल्ब जलाएंगे तब आप सब ध्यान से तंतु का निरीक्षण करेंगे। बल्ब का निचला हिस्सा धातु से बना है और गोल आकार का है। सीमा दीदी, इसमें एक जोड़ यानी प्लस और एक घटा यानी माइनस का निशान भी है। वह बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। एक पर धन चिन्ह यानी कि प्लस और एक पर ऋण चिन्ह यानी कि माइनस है। अब हम सब इस बैटरी की मदद से बल्ब को चालू करना सीखेंगे। आप ध्यान रखें कि इस बैटरी की मदद से हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यह प्रयोग किसी बड़े के सामने ही करें तथा सिर्फ इस बैटरी की मदद से करें। विद्युत तार या सॉकेट से ऐसा प्रयोग न दोहराएं। अब आप सब विद्युत तारों में से प्लास्टिक के आवरण या लेयर को हटा दें। आप सभी को एक प्लास्टिक रबर दिया गया है। उसकी मदद से बैटरी, तार और बल्ब को जोड़कर बल्ब जलाने का प्रयास करें। 5 समूह में काम शुरू हो जाता है। सुनैना के समूह में सुनैना, मोहन, मीना और प्रदीप हैं। सुनैना झट से प्लास्टिक के आवरण को हटा देती है। मोहन बैटरी पर प्लास्टिक रबर चढ़ा देता है और तारों के दूसरे सिरों को बल्ब के अलग अलग हिस्सों से जोड़ना शुरू कर देता है। बाकी समूहों में भी यही प्रक्रिया चल रही होती है। इन दोनों सिरों को जोड़कर मैं बल्ब के निचले हिस्से में लगाकर देखता हूँ। ऐसा करने पर बल्ब नहीं जलता। यह देखो, जिस तरह प्लस या माइनस का निशान बैटरी पर बने हैं, उसी तरह बल्ब में भी है। हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से और सेल के ऋण चिन्ह माइनस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से जोड़ कर देखते हैं। ऐसा करने पर बल्ब जल जाता है। सीमा दीदी, देखो ये बल्ब जल गया। अरे वाह! अब उल्टा जोड़कर देखो। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से और सेल के ऋण चिन्ह यानी माइनस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से जोड़कर देखते हैं। ऐसा करने पर भी बल्ब जल जाता है। सभी समूहों ने अपने अपने तरीके से बल्ब को चालू करने की कोशिश की और सबको सफलता मिली। सभी बच्चे प्रयोग करके बड़े खुश हुए। सीमा दीदी, इतने सारे तरीकों में से केवल कुछ तरीकों से बल्ब क्यों जला? अच्छा सवाल है। आओ साथ में पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सुनैना, तुम्हारे समूह में बल्ब कैसे जला? दीदी, हमने सेल के धन चिन्ह को तार की मदद से बल्ब के ऋण चिन्ह से मिलाया। इससे हमारा बल्ब चालू हो गया। जब आप सबने सभी चीजों
बल्ब, तार एवं बैटरी को सही तरीके से लगाया तो यह विद्युत के लिए एक रास्ता बन गया। इस तरह की व्यवस्था जहां विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब केवल तभी चालू हो पाया जब आपके बनाए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। हाँ। चलो बच्चों, आज हमने जो भी सीखा उसका एक प्रवाह चार्ट बनाते हैं। सीमा दीदी ने बोर्ड पर प्रवाह चार्ट कुछ इस तरह बनाया। विद्युत सेल से विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत प्रवाह जो एक प्रवाह करता है विद्युत परिपथ में, जिससे विद्युत यंत्र चलते हैं। सभी बच्चों ने इसे अपनी अपनी पुस्तिका में बनाया। आज की कक्षा तो बहुत मजेदार थी। मैं घर जाकर ये सब माँ, पिताजी और सोहन को बताऊंगी। आज स्कूल में किए विद्युत के प्रयोग के बाद सुनैना बहुत खुश थी। वह उत्सुक थी घर पर सबको इसके बारे में बताने के लिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और फिर इंतजार किया माँ और पिताजी के काम से वापस आने का। शाम को जैसे ही माँ पिताजी वापस आए, सुनैना उनको अपने दिन के बारे में बताने लगी। सोहन भी अब सोकर उठ गया था। माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे सुनैना, पहले बैठने तो दो। सुनैना और सोहन ने माँ और पिताजी के हाथ से उनका सामान लेकर रखा और उन्हें पानी दिया। हाँ सुनैना, अब बताओ क्यों इतनी उत्साहित हो? पिताजी, आज स्कूल में हमने बैटरी और तार की मदद से एक बल्ब को दीप्त किया। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। ये आपने कैसे किया सुनैना दीदी? बैटरी और तार की मदद से एक विद्युत परिपथ बनाकर। विद्युत परिपथ क्या होता है? सोहन, किसी भी विद्युत यंत्र को चलाने के लिए एक विद्युत परिपथ चाहिए होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है। इससे ही बल्ब जैसी चीजें दीप्त होती है। मुझे भी बनाना है विद्युत परिपथ। नहीं सोहन, वो तो स्कूल में सीमा दीदी ने बनवाया था। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वह घर पर है ही नहीं। मैं पुराने सामान के डिब्बे में देखती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुनैना और सोहन खुश हो गए। माँ एक पुराना डब्बा लेकर आई। पिताजी और माँ ने उसमें से कुछ पुराने तार और एक बल्ब निकाला। सुनैना ने घड़ी में से सेल निकाला। अरे वाह, घर पर तो सभी सामान एकत्रित हो गया। सुनैना ने झटपट सभी सामान को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जिस तरह स्कूल में किया था और बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह दीदी! पता है, हमारे घर में जितनी भी विद्युत से चलने वाली चीजें हैं वह इसी सिद्धांत पर चलती हैं। दीदी, अब इस बल्ब को कैसे बंद करेंगे? सेल के किसी भी एक टर्मिनल से तार को निकालकर। पर जब हम घर में किसी बल्ब को बंद करते हैं तब तार तो नहीं निकालना पड़ता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस बटन से तार किस तरह जुड़े हैं। तार तो दीवार के अंदर होते हैं और हमें दिखते भी नहीं। सुनैना, अगर तुम चाहो तो इस साधारण विद्युत परिपथ में भी बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बटन लगा सकती हो। ऐसे बटन को विद्युत स्विच बोलते हैं। वो कैसे पिताजी? अभी करके देख लेते हैं। पिताजी ने परिपथ में एक जगह से तार को काटा। ऐसा करते ही बल्ब बंद हो गया क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक गया। सुनैना, क्या तुम तार के इन दो सिरों से प्लास्टिक हटा सकती हो? सुनैना ने झट से प्लास्टिक की परत हटा दी। पुराने डिब्बे में से पिताजी ने एक चाबी निकाली और तार के एक सिरे को उस चाबी से जोड़ दिया। सुनैना, अब चाबी का दूसरा हिस्सा तार से जोड़ो। जैसे ही सुनैना ने चाबी का दूसरा सिरा तार से जोड़ा, बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सरल था। पिताजी, आपने चाबी को ही क्यों स्विच बनाया? इस डिब्बे में तो बहुत सारा सामान है। एक काम करते हैं, हम इस विद्युत परिपथ में अलग अलग चीजें जोड़ते हैं और देखते हैं कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं। माँ ने कुछ सामान जैसे रबड़, लोहे की कील, चौक, कपड़े का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा आदि
डिब्बे से निकाला। सुनैना और मैं इन सब चीजों की सूची बना लेते हैं और देखते हैं किस चीज के प्रयोग से बल्ब जलता है। सुनैना ने एक कागज पर सूची बनाई। सबसे पहले इस लोहे की कील के साथ प्रयास करते हैं। सुनैना ने चाबी को हटाकर लोहे की कील लगाई। बल्ब दीप्त हो गया। पिताजी, इस सूची में लोहे की कील के सामने हाँ लिख दीजिए। अब रबड़ के साथ कोशिश करते हैं। रबड़ के साथ तारों को जोड़ने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। इसी तरह कपड़े के टुकड़े से भी नहीं हुआ, पर चांदी की चम्मच से बल्ब दीप्त हो गया। कील से बल्ब जल जाता है। रबड़ लगाने पर बल्ब नहीं जलता। कपड़े का टुकड़ा लगाने पर बल्ब नहीं जलता। चांदी लगाने पर बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों से बल्ब दीप्त हुआ और कुछ से नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजें विद्युत चालक हैं और कुछ विद्युत रोधक। यह क्या होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें कहीं भी रुकावट आने से विद्युत उत्पन्न नहीं होती और वह परिपथ अधूरा माना जाता है। विद्युत चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत प्रवाह नहीं रुकता, बल्कि ये पदार्थ आसानी से विद्युत का प्रवाह करवाते हैं, जैसे धातु से बने पदार्थ, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। इसलिए बिजली के तारों को धातु से बनाया जाता है ताकि विद्युत उनमें प्रवाह कर सके। पर तारों के ऊपर तो प्लास्टिक होता है। हाँ, धातु से बने तारों पर विद्युत रोधक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को रोकते हैं। तारों के ऊपर प्लास्टिक इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई उन्हें छुए तो विद्युत से झटका ना लगे। हाँ बच्चों, विद्युत से बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस तरह के प्रयोग बड़ों की मौजूदगी में ही करने चाहिए। घर में भी विद्युत यंत्र केवल बड़ों के सामने ही इस्तेमाल करें। यदि विद्युत से जुड़ी किसी भी चीज से असावधानी बरती जाए तो हमें गंभीर चोट भी लग सकती है। जी पिताजी, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। भाई, मुझे तो बच्चों के साथ यह प्रयोग करके बहुत मजा आया। मुझे भी। हमें भी।